नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। शाही वफाक के रवैये से वक्फ बोर्ड हुआ नाराज, जारी किया नोटिस, जवाब नहीं देने पर कर सकता है शाही आक्रोश के खिलाफ कार्रवाई मांगी। रुबात से लेकर संपूर्ण मक्का मदीना से कितनी प्रॉपर्टी है, रुबात की स्थिति और हज पर जाने वालों के इंतजाम और रुबात का किया गया। शाही वफाक ने नाराज। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल ने कहा कि 2 बार नोटिस देने के बाद भी जवाब ना देना शाही औकाफ की घोर लापरवाही है। चूंकि हज का मामला गंभीर है, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाही औकाफ जवाब दे। सनव्वर पटेल, अध्यक्ष मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड। शपथ ग्रहण लिए हुए आपको ज्वाइन करे हुए 1 पूरा महीना हो गया है और मंत्री मोहन यादव जी आगे कि जितने भी जो कब्जादारी हैं उनको छुड़ाना है। अभी तक कितने लोगों को नोटिस जारी किया या कितने कब्जे छूटे? देखिए, जब मैं आया तो मेरे संज्ञान में आया कि सालों से जो अतिक्रमणकारी है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वैधानिक एक्शन नहीं हो रहा है। अब जब वैधानिक एक्शन नहीं हो रहा है तो कैसे वैधानिक एक्शन होगा? तो वक्फ एक्ट की धारा 54 में ये कहती है कि आप अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस दें और उनकी यहाँ पर जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं वो सुनवाई करें। हमने धारा 54 में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। कल दिनांक तक धारा 54 में 43 केसेस 43 केसों की सुनवाई हुई है और आगे भी यह सुनवाई निरंतर जारी रहने वाली है। और जब 54 के अंदर कोई निर्णय होता है तो 54(3) में उसका पालन करना होता है और 54(3) के बाद अगर अतिक्रमणकारी हमारी बात नहीं मान रहा है, इस आदेश को नहीं मान रहा है, तो 54(4) में यह मामला ट्रिब्यूनल को भेजा जाता है और ट्रिब्यूनल का फैसला धारा 55 में होता है और 55 में कार्रवाई करके उनके अतिक्रमण को हटाना होता है। और अगर अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो सरकार के माध्यम से, प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से उनके अतिक्रमण को हटाने की व्यवस्था है। हमने कार्रवाई चालू कर दी है जो प्रचलन में है आपके सामने। 146 से 48 कब्रिस्तान हैं जो अब गुम होते चले गए हैं और उन पर अभी भी कई लोग जो है काबिज हैं। लेकिन ये बताइए आप कि आपने 1 माह बताया जो अभी आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ है, तो वर्किंग डे तो 20-18 दिन ही मिले होंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने जितने वर्किंग डे मिले हैं उसमें जितने वर्किंग आवर्स होते हैं मुझे लगता है उससे डबल में बैठ के और मैंने काम करने का प्रयास किया है। तो ये सब एक भी कब्रिस्तान इसमें से ऐसा नहीं होगा जो मेरे वर्किंग डे में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाए हुए इस बोर्ड के वर्किंग आवर्स में या वर्किंग डेज में किसी पे अतिक्रमण हुआ होगा। निश्चित रूप से पिछले 50-60 सालों में यह कार्रवाइयाँ हुई होगी जिसमें अवैध अतिक्रमण हुए। अब हमको संज्ञान में आया है, कुछ मीडिया और कुछ आप लोगों के माध्यम से, इंटेलेक्चुअल्स के माध्यम से भी बात ध्यान में आई है। हम इसकी जांच करवाएंगे और कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। अरे मैं ऐसे हंसी मजाक कर रहा था, बड़े मोहब्बत है इनसे, माशाअल्लाह चेहरा है ये। हाँ शर्मा जी, अभी अपन बात करेंगे यार, करिए ना सर। वक्फ बोर्ड ने सबा अली खान को नोटिस जारी किया है, किन कारणों से करा है और कब तक जवाब मांगा गया उनसे? देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने आज से पहले भी सबा अली खान साहब को नोटिस जारी किया था। 8 मई को पहला नोटिस जारी किया था, उनसे तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की थी। चूंकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ही शाही औकाफ के प्रबंधक यानी मुतवल्ली को नियुक्त करता है, इसलिए हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर सारे हिसाब किताब ठीक से चले, वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से वहाँ की संपत्तियों का संधारण हो, वहाँ डेवलपमेंट ठीक से हो और जो मक्का और मदीना में रुबातें हैं उन रुबातों में भोपाल रियासत से जाने वाले हाजियों को जो इंतज़ाम है, जो निःशुल्क किया जाता है वाकिफ़ की मंशा के अनुसार, वो निःशुल्क वहाँ ठहरने का इंतज़ाम हो और खाने का इंतज़ाम हो। इसलिए हमने उनको नोटिस जारी किए थे और नोटिस जारी हमने 8 तारीख को किया। उसके बाद 13 तारीख को भी हमने उनको नोटिस जारी किया और उसके बाद उन्होंने मक्का की जो रुबातें हैं वहाँ मक्का की रुबातों में उन्होंने अपना कुर्रा करवा के 210 हाजियों के ठहरने का इंतज़ाम कर दिया। लेकिन मदीने में 5-5 बिल्डिंग होने के बावजूद आज तारीख तक मदीने की रुबातों का ना इन्होंने सिलेक्शन किया है, कौन जाएंगे, कैसे जाएंगे। और 7 तारीख को हज की पहली फ़्लाइट है जहाँ से भोपाल के हाजी साहिबान हज पर उड़ान भरने वाले हैं। इसी कारण से आज हमने तीसरा नोटिस जारी किया है। उसमें हमने 4 बिंदु लिए हैं, लेकिन जो एक बिंदु है उसमें हमने मात्र 3 दिन का समय इसलिए दिया है कि मात्र 5-6 दिन बाद यहाँ से हाजी हज की उड़ान भरने वाले हैं। अच्छा, अगर बात की वो मध्य प्रदेश में क्या रजिस्टर्ड है अभी? देखिए, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली किसको बनाया है? सबा सुल्तान साहब को बनाया है। अब सवाल ये है कि
जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को वक्फ किया गया था और वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से किया गया था। तो अगर वो वक्फ है और हमारे यहाँ के नवाब परिवार ने या यहाँ के राज परिवार ने वक्फ किया था तो वाकिफ़ की मंशा को पूरा कराना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। और अगर वो वाकिफ़ की मंशा को पूरा नहीं करेंगे और इसी प्रकार से हाजी साहिबान परेशान होंगे तो हम इस पर फिर आगे नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, कार्रवाई भी उन पर करेंगे। अच्छा, रुबात दोनों रुबात चाहे मक्का हो या मदीना हो वफ़ अलल औलाद में आती है, ये जानकारी के हिसाब से। तो उधर लेटर लिखा, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर अलल औलाद में आती है तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति उस अलल औलाद में, अगर कोई अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा तो हम दूसरा भी उसमें तय करेंगे और दूसरा अगर हमको उपयुक्त नहीं मिलता है तो हम ईओ नियुक्त करेंगे और ईओ जाकर हिसाब किताब मांगेगा। अगर मदीने में रुबातें हैं और वो रुबातें इस बात के लिए काम कर रही है कि किराया वसूल रही है और हमारे हाजियों को अपने वाकिफ़ के मंशा के हिसाब से नहीं ठहरा रही है, तो हमने प्रश्न किया है कि कितना किराया वसूल रहे हैं आप 365 दिन में से अगर हम 1.5 माह के लिए 1 माह के लिए हमारे आदमी ने हज को नहीं ठहरा रहे हैं तो आप बाकी दिन क्या कर रहे हैं वहाँ, और इस हज के दौरान भी आप क्या कर रहे हैं, और कितना पैसा आपके पास है, कितना आया कितना गया। तीसरा, सऊदी अरब की सरकार ने वहाँ के रूल्स के हिसाब से बाहर के लोगों को संपत्ति खरीदने का अधिकार दे दिया है। तो जो आपके पास जो हमारी रुबातें हरम के एक्सटेंशन में मर्ज हो गई और उसके एवज में आपको जो बड़ी राशि मिली थी वो राशि आपको हिंदुस्तान लाने का अधिकार नहीं है, उस राशि को वहीं खर्च करने का आपको अधिकार है। तो क्या अब जब संपत्ति खरीदने का अधिकार आपको मिल गया है तो क्या आप भोपाल की रियासत के लिए और यहाँ के आवाम के लिए वो संपत्ति खरीदने का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्या किया, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सारे सवाल जवाब हमने उनसे किए। 3 दिन में जवाब नहीं देते तो अगला आप लोग क्या करेंगे? देखिए वैधानिक जो कार्रवाई है एज पर एक्ट वो हम सारी कार्रवाई करेंगे। आज का दिन अद्भुत और अविस्मरणीय है। मध्य प्रदेश के 53 बच्चों ने यूपीएससी में सफल होकर नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपीएससी में पहले 38 और अब 53 सिलेक्शन, लगातार संख्या बढ़ रही है। स्कूली विद्यार्थियों ने भी जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी और विकलांगता की बाधाएं तोड़कर सफलता प्राप्त की। सफलता व प्रतिभा किसी तरह के साधनों की मोहताज नहीं होती है, ना धन की, ना धर्म की, समाज की। या मध्य प्रदेश के भांजे भांजियों ने सिद्ध कर दिया है। मुझे तो इन बेटा बेटियों की सफलता और उनको सम्मानित करने में बड़ा आनंद आता है। इस अवसर के लिए मैं 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं। सफल बेटे बेटियों को मेरा कहना है कि सफलता के बाद हमें एक सार्थक मानव जीवन जीना है। यूपीएससी में सफल बच्चों को कहना है कि अब तुम केवल तुम्हारे लिए नहीं हो, देश के लिए हो, समाज के लिए हो। एक दुर्लभ अवसर दिया है। आपके परिश्रम ने, भगवान की अनुकंपा ने, गुरुजनों और माता पिता, बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद ने। आपका प्रोफेशन यह नहीं है कि आप एक नौकरी कर रहे हैं, केवल पैसों के लिए नौकरी करना है तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, किंतु अब आपकी ज़िंदगी देश के लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए है। आपका जीवन अनुष्ठान है, यज्ञ है। आज फिर दोबारा 1 महीने के अंदर भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली आने का सौभाग्य मिला है। आज महादेव की पूजा भी हुई है। उनसे, उनके चरणों में भी प्रणाम करके उनसे प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए आशीर्वाद दिया है। और आज मंदिर का भी आपने देखा, भगवान परशुराम जी की दिव्य और भव्य प्रतिमा जिनकी हम पूजा करते हैं, अब दर्शनों के लिए खुली है और उनसे हम आशीर्वाद ले सकेंगे। लेकिन उस दिन जब मैं आया था तब भगवान परशुराम जी की जयंती पर सबने ये कहा था कि भगवान परशुराम लोक बनना चाहिए। 1 महीना भी नहीं हुआ मेरे बहनों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। 1 महीने कौन सी तारीख को आया जब 22 अप्रैल, आज 30 मई, तो 22 मतलब 1 महीना। आज दिन में परशुराम लोक का पूरा नक्शा बना के प्रसाद की स्वीकृति देके आज भूमि पूजन हो गया है। हम जनता का कल्याण करेंगे। सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई का पानी, पीने का पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब बनाएंगे। लेकिन हम भगवान परशुराम का लोक भी बनाएंगे, हम राम रजा लोक भी बनाएंगे, हम सरकतपुर में देवी लोक भी बनाएंगे, हम हनुमान जी का लोक भी बनाएंगे। ये बनाना हमारा धर्म है।
हमारा कर्तव्य है। और इसलिए आज यहाँ भगवान परशुराम लोक का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। एक ईंट आस की, एक ईंट विश्वास की, एक ईंट श्रद्धा की, एक ईंट समर्पण की, एक ईंट सौभाग्य की। एक एक ईंट लेकर चले चलो मैया के धाम। जुड़ेगी ईंट से ईंट, बनेगा दिव्य देवी लोक। मां विजयासन को करेंगे प्रणाम। माता के दरबार में जल रही है ज्योत, भक्ति भाव से मन है ओतप्रोत। लहरा रही पताका, हो रही जय जयकार। रुको नहीं, चलते रहो मैया के द्वार। देवी लोक महोत्सव 29 से 31 मई 2023। चलो सलकनपुर चलो। चलो सलकनपुर चलो, सज रहा है मैया का दरबार। भक्त कर रहे हैं जय जयकार। सलकनपुर में बन रहे देवी लोक में भक्तों को मैया के 9 रूपों के दर्शन होंगे। यहाँ 64 योगिनी भी बनाई जाएंगी। देवी लोक में ऐसी रचना होने जा रही है जो अद्भुत होगी। नीचे श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं और चोटी पर विराजी विजयासन मैया। प्रदेश व देश पर बरसेगी कृपा। चलो चलें सलकनपुर, सजाएं मैया का द्वार। हर मनोकामना हो पूर्ण, जीवन में आए खुशियां अपार। उज्जैन के महाकाल लोक निर्माण हादसे के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम मूर्तियों का निरीक्षण करने गए। टीम ने आज भोपाल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि अगर महाकाल में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो उसे कांग्रेस उसके साक्ष्य सरकार के सामने उपस्थित करे, मगर कांग्रेस ने 24 घंटे में ही तमाम प्रस्तुत कर दिया। भूपेंद्र सिंह जहां चाहे वहां साक्ष्य का उपस्थित हो जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी महिला मंडल करती रही, महाकाल लोक हमारा है। महाकाल लोक का टेंडर कांग्रेस की सरकार में हुआ। बीजेपी ने कम से कम यह स्वीकार किया है, नहीं तो वे मोदी जी का जय जयकार कर रहे हैं। वही कहा कि शिवराज सरकार में योजना के लिए अनुमानित लागत 91 करोड़ 71 लाख की, जिसे कांग्रेस आने के बाद कमलनाथ ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए बढ़ाकर 300 करोड़ स्वीकृत किया, जिससे 7 मार्च 2019 को कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किया गया। प्रचार हुआ और जिस तरह से वहाँ स्वप्त ऋषि की प्रतिमाएं एक हल्के फुल्के हवा से गिर गई और क्षतिग्रस्त हुई, उसके बाद आदरणीय कमलनाथ जी ने एक टीम कांग्रेस की बनाई थी जो वहाँ जाके देखे, कारण पता लगाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो टीम कल उज्जैन में थी। उसमें आदरणीय सज्जन भैया, मैं, वहाँ के लोकल एमएलएस, तमाम नेता गए और हमने वहाँ महाकाल लोक में जाके हर चीज़ बारीकी से देखी। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने और उसके चलते आज आप लोगों को बहुत सारी बिंदुओं से अवगत कराएंगे कि कितना भ्रष्टाचार वहाँ हुआ है। हमारे साथ वहाँ कुछ शिल्पकार भी गए थे जो कि एक्सपर्ट हैं मूर्तियाँ बनाने में। उनका कहना था कि 80% से ज़्यादा का भ्रष्टाचार इनको बनाने में हुआ है। जो कीमत मूर्ति की रही होगी वो किसी भी हालत में 3 लाख प्रति मूर्ति से ज़्यादा नहीं होती थी, पर जितना पैसा उसमें दिया गया, आगे आदरणीय सज्जन भैया आपको डिटेल में पूरे इसमें बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। आदरणीय सज्जन भैया आपको मैं साक्ष्य बताएंगे। कल जिस तरह से ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने हाथ धोने की कोशिश करी, पर उनके हाथ भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार
हुआ है, ये वो लोग हैं बीजेपी के जो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान के काम में भी भ्रष्टाचार करते हैं। डिटेल में आदरणीय सज्जन भैया आपको बताएंगे। मैं सज्जन भैया से कहती हूँ कि वो आपको संबोधित करें। सैटेलाइट टाउन बनाया गया था और बड़े बड़े जो महात्मा थे उनके पांडाल लगे थे। वहाँ उस समय सियासत के समय जो तेज आंधी चली वो सारे टेंट उखड़ गए थे, पानी भर गया था। उसके बाद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गायब हो गई थी। ये इंडिकेशन है, फिर से एक छोटा सा बवंडर आता है, सप्तऋषि उतर के नीचे बैठ जाते हैं, मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। ये हमारी राजनीतिक भाषा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ भूपेंद्र सिंह जी को। मेरे पास इतनी मोटी किताब है, अकाट्य प्रमाण है। आप बोलो भोपाल में किस जगह आपको अपनी भाजपा की बेगुनाही साबित करना है, आ जाओ। मैं आपके भ्रष्टाचार को साबित करके दिखाऊंगा। ऐसे ही नहीं बन जाती 7 स्टार होटलें। 97 करोड़ की जगह 97 करोड़ और यही पैसा होटलों में और तमाम सारी जगह लगता है, तब इतने बड़े बड़े आशियाने बनते हैं। तो मेरा तो अनुरोध मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं दोनों हाथ जोड़ के मीडिया के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ। क्रूनो 1 महीने तक क्रूनो का इवेंट चला था, क्रूनो श्योपुर चीते का 1 महीने नेशनल टीवी हो कोई सा। अब चीते मर रहे हैं तो कोई दिखाने को तैयार नहीं है। क्रूनो चीते अब चीते मरते जा रहे हैं। हमारे सप्तऋषि महाकाल लोक की जो दुर्दशा हुई है, एक दिन आता है, एक दिन दिखा दिया, फिर बाद में वो चीज़ें, जबकि महाकाल लोक का कितने दिन चला जब उद्घाटन हो रहा था। ये थोड़ा सा मेरा अनुरोध आपसे कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि जिसका महिमा मंडन करके वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उन चीज़ों को अच्छे ढंग से उजागर होके किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि विकास और निर्माण के नाम पे वोट कभी नहीं मांगते हैं लोग। धर्म की आड़ लेकर राजनीति का शिकार करते हैं, छोटी सी घटना को इवेंट बना देते हैं। अभी लोकसभा के भवन का उद्घाटन हुआ। कुल मिला के भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा ये हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं जो महाकाल लोक में देख रहे हैं, और शर्मनाक है ये। 4 लाख में अभी ये मूर्तियां 10 से 12-13 फीट की हैं। सिंधी समाज ने उज्जैन के एक मूर्ति 25 फीट की उसी कलाकार से 4,10,000 रुपये में बनाई, 25 फीट ऊंची मूर्ति। ये इनकी 10 से 12-13 फीट की मूर्तियां थी, जो 10.5 लाख रुपए एक मूर्ति का पेमेंट किया। और सिंधी समाज ने 25 फीट की मूर्ति उसी कलाकार से, जिसने ये मूर्तियाँ गुजरात की कंपनियों ने बनाई, उज्जैन में रहता हो, उसने 4,10,000 में वो इतनी बड़ी मूर्ति बना के दी, 25 फीट की, और इससे मजबूत। देखिए, लोकायुक्त तो हम तो ये मांग करते हैं कि सीटिंग हाई कोर्ट जज साहब इसकी जांच करें, ताकि सीटिंग जज साहब रहेंगे तो थोड़ा ढंग से इसकी जांच हो जाएगी। सारे प्रूफ, हम सारे तथ्य हम उनको दे देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि शिवराज चौहान कभी इस बात को मानेंगे नहीं कि किसी सीटिंग जज से वो इसकी इंक्वायरी कराएं। आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाएंगे क्या? अब ये हम लोग बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये सारे तथ्य कल दिन भर हम थे, सारे तथ्य हमने एकत्रित कर लिए। जो मूर्तिकार हैं, बड़े बड़े मूर्ति बनाते हैं, वो लोग हमारे साथ थे, टेक्निकल लोग साथ में थे। अब हम निश्चित रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम अपने वरिष्ठों के साथ बैठ के क्या आगे हमें कदम बढ़ाना है, हम उधर कदम बढ़ाएंगे। और
हम इवेंट नहीं बना पाते किसी चीज़ को, किसी घटना को, जिस तरह बीजेपी बनाती है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं बीजेपी के लोगों को। सरकार डंके की चोट पे आएगी कांग्रेस की, उस समय कई लोग जेल में पड़े हुए मिलेंगे। मेरा बच्चा खड़ा है, उसे बताया जा रहा है कि 9 साल से वो इंतजार कर रहा था मोदी जी से मिलने का। गजब मैनेजमेंट है भाई, गजब। एक छोटी सी चीज़ को इवेंट बना देते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की कहानी पॉइंट तो इतने सारे हैं। प्रतिलिपि, ये प्रतिलिपि हम लोग आपको एक बड़ा पॉइंट और है। यहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट में लेबोरेटरी स्थापित होती है, लेब स्थापित करना पड़ती है। लेब स्थापित नहीं की गई। यदि लेब स्थापित होती क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो इंजीनियर बार बार देख सकता था कि क्या क्वालिटी क्या हो रहा है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में लेब स्थापित इसलिए नहीं की गई कि इनको भ्रष्टाचार करने का मौका सही रूप से मिल जाए, जो कि प्री कंडीशन था टेंडर में कि लैब इस्टेब्लिश होनी चाहिए जहां इतनी सारी मूर्तियां लग रही है, उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, जो कि लैब नहीं लगी। ये साफ दिखाता है कि किस तरह से बड़ा करप्शन हुआ। इसी तरह से जब ये लोकार्पण किया था प्रधानमंत्री जी ने 24 नवंबर 2022 में, और 11 अक्टूबर 2022 में लोकार्पण किया था इसका, और एक टेंडर उसके एक माह बाद 24 नवंबर को 96 लाख का एक टेंडर फिर निकाला इसके मेंटेनेंस का। मतलब एक लोकार्पण के एक महीने बाद 96 लाख का टेंडर निकलता है मेंटेनेंस का, और उसके बाद भी ये तमाम मूर्तियां तहस नहस हो जाती है एक छोटी सी अंधड़ में। तो ये दिखाता है किस तरह का बड़ा करप्शन इसमें हुआ है, जिसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। हमारे लोकल विधायक महेश परमार ने इसकी लोकार्पण के एक महीने बाद लोकायुक्त में शिकायत करी थी, और लोकायुक्त के डीजी तब कैलाश मकवाना जी थे। उन्होंने 15 अधिकारियों को नोटिस दिया था, तो उनको सजा ये भुगतनी पड़ी कि 6 महीने के अंदर उनका ट्रांसफर वहाँ से हो गया, जिससे कि इनका काला चिट्ठा नहीं खुल पाए। पर महाकाल की नगरी है, बाबा महाकाल ने स्वयं इनके असली चेहरे को जनता के सामने वो लेके आए हैं कि किस तरह से महाकाल लोक में बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, और जो 50% भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चल रहा है, उससे और आगे जाके इन्होंने इस पूरे महाकाल लोक में 80% से ज़्यादा का भ्रष्टाचार किया है। वहाँ मूर्तिकार स्वयं कल हमारे साथ थे, एक हमारे रिंकू जी यहाँ है, रिंकू जी आइए सामने, एक सुंदर गुजर और एक रिंकू जी हैं, ये भी मूर्तिकार है, ये भी आपको बता सकते हैं। साथ ही कल गुजर जी उज्जैन भी हमारे साथ गए थे, जिन्होंने पूरी तरह से हमको बताया कि किस तरह ये मूर्तियाँ बामुश्किल 3 लाख रुपए में एक मूर्ति बेस्ट क्वालिटी की, इस क्वालिटी की नहीं जो बनी है, बेस्ट क्वालिटी की, जिसमें इतना मोटा ये लगना था, जिससे कि सिक्योरिटी रहती, वो गिरती नहीं, टूटती नहीं, क्रैक नहीं आते सब, पर वो नहीं इस्तेमाल करके ये मूर्तियां बनाई गई, जो कि बहुत ही हल्के क्वालिटी की हैं। जो वहाँ हैं अभी, वो भी किसी भी दिन पे गिर सकती हैं, टूट सकती हैं, न तो फाउंडेशन। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। गौरव दिवस पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कल 1 तारीख को भोपाल का गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसका प्रारंभ आज से हुए है। कल से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। जिन लोगों ने स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य किया है, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। 1 जून को भोपाल आज़ाद हुआ था, उस उपलक्ष्य में भी गौरव दिवस मनाया जाएगा। उज्जैन महाकाल लोक पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस ने तो कभी कुछ नहीं किया है। उज्जैन में जितने सिंहस्थ हुए हैं बीजेपी की सरकार में हुए हैं, कांग्रेस की सरकार में एक भी हिंसक नहीं हुआ है। जो इस वर्ष हिंसक हुआ था, उसकी तारीफ संतों ने भी की थी। उज्जैन में जितने भी धर्म स्थल हो या संत रविदास की प्रतिमा लगाने का काम हो, या सभी काम बीजेपी ने ही किए हैं। जब दिग्विजय सिंह सीएम थे, उन्होंने उज्जैन में कौन सा धर्म का काम किया है? कांग्रेस का चुनावी हिंदू है। कांग्रेस की सरकार ने महाकाल लोक निर्माण के लिए 1 रुपये नहीं दिया। वहाँ अतिक्रमण हटाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। पहले मंदिर का
क्षेत्र 2.5 हेक्टेयर में था, अब मंदिर 45 हेक्टेयर का हुआ है। जो कार्य हुए हैं स्मार्ट सिटी तहत किया गया। कांग्रेस तो कुछ भी कहती, अगर उनके पास तथ्य हैं तो एफिडेविट के साथ सरकार को दे, हमारी सरकार जांच कराने को तैयार है। महाकाल लोक निर्माण में लगी खराब क्वालिटी की मूर्तियों के कांग्रेस के जवाब में कहा कि तकनीकी स्वीकृति कांग्रेस ने दी थी, 2 बार का पेमेंट कांग्रेस ने क्यों किया? भारत सरकार की सीपेड इसकी जांच कर रही है। बीजेपी धर्म के नाम पर ठेकेदारी करती है, सिर्फ हवा से सप्तऋषि की मूर्तियां गिर गई और अब जो ठेकेदार है उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने तो कभी कुछ किया नहीं, और उज्जैन में जितने भी सिंहस्थ हुए हैं वह सभी सिंहस्थ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में कभी उज्जैन में सिंहस्थ नहीं हुआ। और सिंहस्थ के समय इस बार भी जो सिंहस्थ हुआ था 16 में, वो सिंहस्थ देश के इतिहास का अभी तक का सबसे अच्छा सिंहस्थ हुआ था। ये सारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने और जनता ने कहा था, जिसकी व्यवस्थाएं सारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। और सिंहस्थ में सरकार की तरफ से हम लोगों ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए उस समय सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं पर खर्च हुए थे, और उज्जैन में सारा नवनिर्माण हुआ था। तो जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं, चाहे वो भगवान महाकालेश्वर हो, चाहे ओंकारेश्वर हो, चाहे ओरछा में राम राजा दरबार हो, चाहे चित्रकूट में राम पथगवन का मामला हो, चाहे भगवान परशुराम जी का महालोक बनाने का निर्णय हो, चाहे संत रविदास जी की 100 करोड़ की लागत से प्रतिमा लगाने का काम हो, कांग्रेस के समय ना तो कभी धर्म के क्षेत्र में कोई काम हुआ है, और आज उज्जैन का जो भी जितना भी काम हुआ है ये सब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार की देन है। दिग्विजय सिंह बताएं कि जब वो 10 साल मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मध्य प्रदेश में, प्रदेश के ही छोड़ दें, उज्जैन में भगवान महाकाल के दरबार में या महाकाल जी के स्थान पर कौन सा काम उनकी सरकार ने किया था या उनने किया था? तो ये सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, और एक तरह से ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने का काम हमेशा दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी करती है। इनको कोई नहीं है, ये सिर्फ चुनावी हिंदुत्व है इनका और कुछ नहीं इसके अलावा। सर, कांग्रेस के कल 1 तारीख को भोपाल का गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसका प्रारंभ आज से हुआ है, और कल शाम को ये कार्यक्रम होगा जिसमें स्वच्छता के क्षेत्र में जिनने अच्छा काम किया है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित भी करेंगे, और इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर कल किया गया है। कल के 49 में 1 जून को ही भोपाल को आज़ादी मिली थी, और इसलिए हमारी सरकार 1 जून को भोपाल के गौरव दिवस के रूप में हर वर्ष मनाती है। उसी के अंतर्गत कल भी भोपाल का गौरव दिवस होगा। मैं आप सबके माध्यम से भोपाल की जनता से प्रभारी मंत्री के नाते ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सभी लोग
कल भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर गौरव का उत्सव मनाए और सभी लोग कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। यही आज का विषय है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? टीम गई थी महाकाल लोक का ऑब्जर्वेशन करने। उनका ये कहना है कि डीपीआर 97 करोड़ रुपए की हुई थी तैयार, लेकिन 97 करोड़ रुपए का और इजाफा जो है आपके कार्यकाल में ही किया गया है। उनका ये कहना है कि आपने 24 घंटे में जो देखिए, वो दे रहा है। इसमें कांग्रेस की सरकार ने एक नया पैसा भी महाकाल लोक में नहीं दिया। भू अर्जन से लेके जमीन अधिग्रहण 2017 में माननीय शिवराज जी की सरकार में हुई। जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पहले मंदिर मात्र 2.5 हेक्टेयर में था, आज मंदिर का क्षेत्रफल बढ़ के लगभग 47 हेक्टेयर हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जो काम हुआ वो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ, जिसका पैसा माननीय मोदी जी और शिवराज जी ने दिया। मोदी जी ने देश में स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया, जिसमें उज्जैन का चयन माननीय शिवराज जी ने किया। उस पैसे से काम हुआ। कांग्रेस ने एक भी नया पैसा नहीं दिया। और सज्जन सिंह वर्मा जब प्रभारी मंत्री थे तब इसका सारा प्रेजेंटेशन हुआ था, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा स्वयं उपस्थित थे और उसमें प्रोसीडिंग है, उसमें उनके हस्ताक्षर हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी थे, उस समय के नगरीय प्रशासन मंत्री जी थे, पीसी शर्मा जी थे और चीफ सेक्रेटरी मोहंती जी थे। ये सब बैठक में उपस्थित थे और इन्होंने जो हम लोगों ने टेंडर तैयार किया था और जो स्वीकृति हम लोगों ने की थी उसकी इन्होंने उस समय प्रशंसा की थी और उसको अच्छा माना था। तो ये तो उन्हीं की अध्यक्षता में उनने बैठक की थी। तो आज क्या हो गया? आरोप ये लगा रहे हैं कि 97। मध्य प्रदेश राज्य पेंशनर संघ के आह्वान पर जबलपुर में पेंशनर से नर्मदा नदी में जल सत्याग्रह किया। नर्मदा तट ग्वारी घाट पर नर्मदा नदी में राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। महंगाई भत्ता, बढ़े हुए एरियर्स का भुगतान और निःशुल्क इलाज की 5 लाख की सीमा बढ़ाए जाने जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पेंशनर से पानी में बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। पेंशनर का आरोप है कि राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए गंभीर नहीं है। बार बार आंदोलन करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए उन्हें जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है। अरे भैया बैठे रहो। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। महीना का एरियर्स लेके रहेंगे, 27 महीना का एरियर्स लेके रहेंगे। मांगे हमारी पूरी हो, मांगे हमारी पूरी हो, मांगे हमारी पूरी हो। पेंशनर देखता जिंदाबाद, पेंशनर देखता जिंदाबाद, पेंशनर देखता जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौथी जो मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप जो 32 महीने के एरियर का भुगतान
27 महीने के एरियर का भुगतान हमारी सरकार ने अभी तक नहीं किया है, उसका यथाशीघ्र भुगतान हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज इन 11 सूत्री मांगों को लेके 11 सूत्री मांगों के लिए आज हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया है। ये बीएचएल टाउनशिप स्थित भेल कॉलेज परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की प्रतिमा लगने के निर्णय पर गोविंदपुरा कांग्रेस ने विरोध जताया। बुधवार को श्रमिक कांग्रेस नेता दीपक गुप्ता व अन्य पदाधिकारियों ने भेल कॉलेज के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कॉलेज के प्रधानाचार्य से मुलाकात की व उन्हें एक पत्र सौंपते हुए भेल की जमीन पर किस पूर्व राजनेता मूर्ति स्थापित करने के निर्णय का विरोध किया। दीपक गुप्ता ने कहा कि भेल की जमीन पर किसी राजनेता की प्रतिमा कभी भी स्थापित नहीं की जा सकती है। भेल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने आश्वासन दिया है कि प्रतिमा का स्थापना यदि नियमों के खिलाफ हुई है तो वैसे रोकने हेतु लिखे गए पत्र को आगे कार्रवाई हेतु प्रेषित करेंगे। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया, ललित सेन, संतराम दुबे, महेंद्र परमार, मनीष यादव, रामपाल घोसले, शाहिद अली, विजेंद्र पाटिल, चेतन साहू, नरेश जादौन, ओमकार सिंह, एनएसयूआई के अक्षय तोमर, रंजीत राणा, सुशील प्रजापति और सैकड़ों कांग्रेस जन शामिल हुए। विरुद्ध मूर्ति नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नियम विरुद्ध मूर्ति नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। नियम विरुद्ध मूर्ति नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसकी शर्तों का उल्लंघन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसकी शर्तों का उल्लंघन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसकी शर्तों का उल्लंघन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसकी शर्तों का उल्लंघन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या मामला चल रहा है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बाबूलाल गौर की मूर्ति लगाने का काम करा जा रहा है कॉलेज द्वारा जा रहा है और जन भागीदारी के द्वारा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से और कॉलेज प्रशासन से कि बाबूलाल गौर को और कृष्णा गौर को विगत 50 साल से गोविंदपुरा की जनता ने प्यार और स्नेह देके यहाँ पे बिठाने का काम किया, परंतु ये छल कपट कर रहे हैं, सारे छात्रों के साथ छल कपट कर रहे हैं। आज तक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि एक भी शासकीय कॉलेज इस गोविंदपुरा में नहीं बना पाई है, ना बाबूलाल गौर बना पाए, ना कृष्णा गौर बना पाई। ये ज़मीन, जिस ज़मीन पे ये कॉलेज है वो भी किराए की है, कि जिसका किराया जन भागीदारी से भरा जाता है, बच्चों के पैसों से किराया भरा जा रहा है। ना इनके पुत्र वधू ने कुछ दिया, ना बाबूलाल गौर ने अभी तक कुछ दिया है। तो ये जन भागीदारी का पैसा जो शेड बनाने में, जो अभी बारिश आएगी, बच्चों को बाइक रखने की जगह चाहिए होगी, कबड्डी का कोर्ट चाहिए होगा और भी कई ऐसी मूलभूत सुविधा चाहिए होंगी, परंतु इसको छोड़कर ये सिर्फ एक व्यक्ति की मूर्ति लगाना चाह रहे हैं जिसने इस कॉलेज के लिए आज तक कुछ नहीं। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और यदि मूर्ति का अनावरण होगा तो आप देखिएगा ये उग्र आंदोलन में तब्दील होगा और हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। मूर्ति का अमाउंट कहाँ से आया बनवाने के लिए? मूर्ति का अमाउंट जन भागीदारी से आया गया है, उसके लिए हमने RTI भी लगा के रखी हुई है और जल्द से जल्द अवलोकन के बाद RTI के तहत हमें जो भी दस्तावेज मिलेंगे हम जल्द से जल्द आप सबके सामने देंगे। धन्यवाद। मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा है। इस शिक्षा के मंदिर में जो भाजपा नेता की मूर्ति लगाई गई है वो विवादित रूप से है, क्योंकि इस मूर्ति की अनुमति न BHL प्रशासन ने दी है, जो कि BHL के नियमों के खिलाफ है। BHL प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, उसके बाद भी यहाँ मूर्ति का अनावरण करने की जो बात की जा रही है उसका आज हम सभी कांग्रेस जनों ने विरोध किया है। और अगर ये काम अगर सरकार आगे करने का प्रयास करती है तो इस विद्यालय क्षेत्र में कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और गोविंदपुरा कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार प्रदर्शन करेगी। तो गौर की ही मूर्ति क्यों लगाई जा रही है? यही तो सबसे बड़ा दुख का विषय है ना कि इस कॉलेज की जो 7 करोड़ रुपए से लागत से जो बिल्डिंग बनी है, ये भी वर्ल्ड बैंक का जो यूनिवर्सिटी को ग्रांट आता है उससे इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। नाम रख दिया आपने, मूर्ति आज लगा दे रहे हो आप। सरकार कुछ इस संस्थान के लिए, इसके लिए अगर पैसे दिए होते बनाने के लिए कि हाँ भैया ये 10 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार दे रही है कि ये बिल्डिंग बन जाए, आप पैसे बाहर का यूज़ कर रहे हो और नाम अपना लगा रहे हो, तो इसका हम सभी घोर विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करेंगे। अगर मूर्ति का अनावरण हो गया तो क्या करेंगे आप? मूर्ति का अनावरण तो हम होने नहीं देंगे और लगातार यहाँ पूरे कांग्रेस जन मिल के, अभी तो गोविंदपुरा कांग्रेस ही आई है, उसके बाद पूरे भोपाल के कांग्रेस ही इस कॉलेज में इकट्ठा होंगे।
नाम बता दीजिए। आपको आश्वासन क्या दिया प्रिंसिपल ने? प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि हम अपनी लीगल कार्रवाई भेज दे रहे हैं, उसके बाद जो भी होगा वो ऊपर से जो आदेश आएगा हम आपको बताएंगे। सर मैं सीएम मॉनेट A+ कैटेगरी में ये प्रकरण है और उसी के परिपालन में उच्च शिक्षा विभाग से इस पर कार्रवाई हुई है और जो भी माननीय कलेक्टर महोदय की अनुमति मिली है उस आधार पर मूर्ति की स्थापना का काम चालू है। यहाँ पर जन भागीदारी समिति के माध्यम से मूर्ति स्थापित की जा रही है। सर जो आरोप लगाया है जन भागीदारी का जो पैसा उससे मूर्ति स्थापित की जा रही है, बच्चों के पैसे स्थापित किया जा सकता है इसमें? हाँ, इसमें जन भागीदारी समिति ने जो निर्णय लिया है वो ये लिया है कि इस मूर्ति का जो भी पैसा होगा वो जन सहयोग से स्वेच्छा से जन साथियों से इकट्ठा करके किया जाएगा और अभी वर्तमान में इसका 2 तारीख को स्थापना का लोकार्पण का अवसर था तो उन्होंने ये कहा था कि अभी ये पैसा अपन जन भागीदारी से देते हैं, लेकिन ये पैसा वास्तव में जन भागीदारी से ना दे के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जन सहयोग है ऐसा तय किया गया और वैसा ही किया जाएगा। धन्यवाद। जबलपुर पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान को लेकर एसपी तुषारकांत विद्यार्थी ने शिविर का आयोजन करते हुए लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को लेकर फरियादियों से शिकायत सुनी और उनकी शिकायतों पर त्वरित निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जहां एसपी तुषारकांत विद्यार्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत आज लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर त्वरित निराकरण किया गया। इसमें घरेलू विवाद, मारपीट, धोखाधड़ी जैसे मामलों को लेकर फरियादी आए हुए थे। जी क्या शिकायत लेकर आए हो आप और कहाँ से आए हो? हम रांझी से आए हैं, गंगा मैया से आए हैं, विश्वकर्मा मंदिर के सामने से। हम ये शिकायत लेके आए हैं कि हमारे लड़के के ऊपर अमन मिश्रा और सैंकी मिश्रा ने झगड़ा हुआ, इनका आपसी विवाद हुआ। उस दौरान इन लोग ने हमारे लड़के के साथ मारपीट की है और फिर उसके बाद उसी दिन नाइट में इन्होंने अपने हाथ से अपना टपरा जला लिया और हमारे लड़के की झूठी कंप्लेंट डाल दी। और प्लस फिर उसी नाइट में 9:30 से 10 के बीच में हमारे लड़के के आँख में मिर्ची डाल के अमन मिश्रा, सैंकी मिश्रा और एक ऋतिक करके लड़का है, तीनों ने चाकू चलाई सीने में। और फिर 19 तारीख को, उसी महीने में 19 तारीख को हमारे घर पे बम भी चलाए गए हैं। सैंकी मिश्रा और अमन मिश्रा ने चलाए हैं। हमने इसकी सूचना रांझी थाने में भी दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हमारी। तो हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारी कार्रवाई की जाए। कहाँ आए हैं आज आप? आज हम एसपी ऑफिस आए हैं। क्या बोलते हैं रांझी थाने में जब जाते हैं शिकायत करने के? सिर्फ एक कोरे कागज़ में लिखत में ले लेते हैं और बोलते हैं हम आपकी कार्रवाई चालू करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई चालू नहीं हुई है। और लड़के का नाम क्या है? विनय रजक। आप अपना? ज्योति रजक। सर विशेष अभियान चलाया गया है, किस तरह से रहा और किस तरह की शिकायतें अपने पास आ रही हैं? मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आज हमने आम नागरिकों को सूचित किया था कि वे अपनी शिकायतें लेके आएँ ताकि उनका त्वरित निराकरण किया जा सके। उसी क्रम में आज कई तरह की शिकायतें यहाँ पर आई हैं। आज हमारे साथ हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी सभी लोग यहाँ मौजूद थे। सभी शिकायतों को हमने सुना है और एक टाइम बाउंड पीरियड में शिकायतों के निराकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। कोई फैमिली डिस्प्यूट्स की शिकायतें थी, कहीं पर कुछ मारपीट के मामले थे, उसमें इन्वेस्टिगेशन की बात थी, कुछ लोग किसी को थ्रेट कर रहे थे तो उन्होंने रिपोर्ट्स करी हैं, तो उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। संतुष्टि का प्रतिशत कैसा था सर, किस तरह से आप लोगों ने संतुष्टि एक टाइम बाउंड तरीके से मैंने बोला है कि उनकी सबकी शिकायतों का निराकरण कर लिया जाएगा। जबलपुर की लाटगंज थाना पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस ने रानी ताल पेट्रोल पंप डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं पुराने अपराधी हैं, पहले से ही विभिन्न थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज हैं। जानकारी देते हुए एसपी प्रभात शुक्ला ने मुखबिर की सूचना मिली थी, रानीताल स्टेडियम के पास कुछ लोग पेट्रोल पंप में डकैती की योजना बना रहे हैं, जिस पर लाटगंज थाना पुलिस और कोतवाली पुलिस की टीम ने मौके पर घेराबंदी करते हुए राजेंद्र रेखवार, रूपक रेखवार और प्रशांत उपाध्याय, गगन राहुल रेखवार को गिरफ्तार किया है। जहां पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस और 2 तलवार बरामद किया है।
28-29 की दरमियानी रात में थाना लालगंज में ये सूचना प्राप्त हुई कि रानीताल स्टेडियम के पीछे जो कचरा फेंकने का स्थान है वहाँ पे कुछ लोग बैठकर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। उस सूचना पे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए टीम तैयार करी गई कोतवाली और लालगंज से, और वहाँ पे जाकर रात में दबिश दी गई और दूर से सुना गया। तो उन लोग वहाँ की स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देखे कि राहुल रैकवार, राजन रैकवार, रूपक रैकवार, प्रशांत उपाध्याय और गगन ठाकुर और अनमोल मिश्रा, ये लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ लोग शराब पी रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि रानीताल पेट्रोल पंप के पास रात में जाके उसको अटैक करना है और वहाँ से पैसे की लूटपाट करना है। योजनाबद्ध तरीके से सब अपनी अपनी भूमिका बता रहे थे कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। उस बात को लेकर चारों तरफ से घेराबंदी की गई। उन लोग भागने का प्रयास करने लगे, जिसमें सभी को पकड़ा गया। अनमोल मिश्रा बाउंड्रीवाल कूद के चला गया, उसके पीछे काफी किया गया लेकिन नहीं मिल पाया। बाकी सब 5 आदमियों से मिल गए। उनके पास से देशी कट्टा, रिवॉल्वर, पिस्टल, तलवार और सुअरमार बम, लोहे की राड, ये सब बरामद हुई हैं। उनसे और पूछताछ की गई। उसके बाद लगातार अनमोल मिश्रा की तलाश की गई, वह भी जारी है। इन सबको गिरफ्तार करके डकैती की डालने की योजना के अंतर्गत धारा 399, 402, 3/5 एक्सप्लोसिव एक्ट, 2527 आर्म्स एक्ट, इनके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। राहुल रैकवार के खिलाफ हत्या, मारपीट, आर्म्स एक्ट, इन सब के अपराध हैं। उसी प्रकार रूपक रैकवार, उसके विरुद्ध भी हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले हैं। जो गगन ठाकुर है, उसके विरुद्ध भी आर्म्स एक्ट के मामले हैं। रानीताल पेट्रोल पंप के पास। परिवार वालों ने वीडियो दिए हैं, उसमें पुलिस उनके घर जा रही है, घर से लेकर आ रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि आपने डकैती की योजना बनाते। उनको पकड़ा वहां से गया था, बाकी पूछताछ और बाकी और कुछ बरामदगी के लिए उनके प्रयास किए गए थे। वो गलत है, वो गलत है। फेक वीडियो बनते हैं, फेक वीडियो बनते हैं। पुलिस पर आरोप लगा रही है, परिजन जो है वो कह रही है कि पुलिस जबरन उनको लिस्टेड आरोपी हैं। मर्डर पिंकू काला के चर्चित हत्याकांड के आरोपी हैं, तो उनको सब घर घाट मालूम है। 5-6 आरोपी हैं, इनके खिलाफ कितने मामले लगे हो? लगभग जैसे राहुल रैकवार, उसके खिलाफ 7 मामले हैं, मारपीट, हत्या, आर्म्स एक्ट। बाकी किसी के 2, किसी के 3, 10 हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।